ये लो। दो हेमिस्फीयर्स हैं, ये गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सिमेट्री कंप्लीट वाले मेथड से ही करना। दोनों का मास m है। इसका अगर इनर्शिया आई नॉट है, इसका मास m है, तो हम जो नीचे सिमेट्री से दूसरा हॉलो हेमिस्फीयर ऐड करेंगे, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई नॉट और मास m। अब इस AOR के अबाउट टोटल कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका आई नॉट, इसका आई नॉट, टोटल कितना हो जाएगा, 2 आई नॉट। मास कितना है, 2m है। हॉलो हेमिस्फीयर है। इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हॉलो स्फीयर का अगर मास m था, रेडियस r था, तो फॉर्मूला क्या था, 2/3, 2/5, 2/3 mr² था।
तो हम इसको यहाँ पे इसी से कंपेयर करेंगे टू आई नॉट को, 2/3 एज इट इज आएगा। मास यहाँ पे m है, यहाँ पे हमारे पास कितना है 2m, रेडियस तो r ही है, तो हम इसी का कर देंगे स्क्वायर। यहाँ से 2 और 2 काट देंगे और आई नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेम काम उसमें करना है, बस 2/5 से कंपेयर करेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है, मास m है, बस बोलते जाइएगा। ये जो ऐड करेंगे इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट और मास कितना m। इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ 2i0। ये क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या फॉर्मूला था, 2/5। मास m हुआ करता था, रेडियस r हुआ करता था। तो इसी 2i0 को हम कंपेयर करेंगे किससे, 2/5। मास वहाँ पे m था, यहाँ पे हमारे पास 2m है। चलें आगे, एक ये क्वेश्चन ज़रा करें। फोर एम आर स्क्वायर।
कितने पार्ट्स जोड़ेंगे? इसका अगर आई नॉट मान लिया है और इसका मास 2m है तो हम 4 टुकड़े जोड़ेंगे। इसका भी क्या हो जाएगा? आई नॉट 2m, इसका भी हो जाएगा आई नॉट 2m, ये जो यहाँ पे ऐड करोगे इसका भी हो जाएगा आई नॉट 2m। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? 4 आई नॉट। और टोटल मास कितना हो गया? 8m। ये वाले फॉर्मूले से कंपेयर करना है, सेंट्रल एओआर वाला। जब मास हुआ करता था m, इसका भी छुट्टी है क्या आज? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ा था हमने? mr²/2। तो अब हमारे पास जो 4 आई नॉट है इसी को हम किससे कंपेयर करेंगे? m की जगह पे क्या लिखेंगे? 8m। रेडियस कितना है हमारे डिस्क का? 2r। तो हम 2r का करेंगे स्क्वायर और डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। इसी को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? आपका नेक्स्ट हेडिंग है
ये सारी बातें लिख लो। इस बार आई थिंक था नीट में क्वेश्चन ऐसा वाला, है ना? राजन ने किया था क्या सही? क्लास में भी करवाया है वो सेम ही क्वेश्चन जो पूछा था। केमिस्ट्री पढ़ो, है ना? बहुत सही, सही तो है, गलत क्या है इसमें? क्या करोगे डाउट्स जान के अब? इस वीक टेस्ट बोला गया है क्या? ये संडे को अभी तक नहीं, क्योंकि पेपर तो मुझसे नहीं लिया है अभी, और इस संडे शायद ना हो। नहीं, अमित आ जाएगा अभी। अच्छा, मान लो अगर होता है तो सिलेबस क्या रखूं? एमओआई पूरा नहीं होगा, जितना हुआ है उसमें से दे दिए जा सकते हैं क्वेश्चंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के, वो तो आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म होते ही फिर टॉर्क में जाना है मुझे, तो टॉर्क से फिर अलग ही चीज़ है, डायनामिक शुरू हो जाएगा आपका। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के क्वेश्चंस दे दूंगा, और इसके जस्ट पहले क्या हुआ था हमारा? सीओएम और वीसीएम। वीसीएम का टेस्ट नहीं हुआ है ना? थोड़ा थोड़ा दे दूंगा मैं। ये लिख लिया सभी ने? थोड़ा सा सिलेबस भी नोट कर ले अगर हुआ तो, ताकि आप एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दें। सेंटर ऑफ मास पढ़ लीजिएगा, वीसीएम पढ़ लीजिएगा, और एमओआई का कैलकुलेशन। कोलिजन भी चाहिए? टॉर्क नहीं रहेगा, टॉर्क नहीं, क्योंकि टॉर्क पूरा होगा नहीं मेरा, और टॉर्क आगे सबसे जुड़ा हुआ है, तो मैं टॉर्क सिर्फ 2 से ज़्यादा क्वेश्चन दे भी नहीं पाऊंगा टॉर्क पे, क्योंकि वैरायटी नहीं मिलेगा, अभी पूरा पढ़ाया नहीं है तो। कोलिजन डबल एस होता है क्या? मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है अब। ये भी ठीक है। तो ये 4 टॉपिक्स नोट कर ले, सेंटर ऑफ मास, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन वाले सिर्फ क्वेश्चन, उसमें सब्ट्रैक्टिव मास भी जोड़ लीजिएगा वो भी, और कोलिजन।
एनीवेज, अच्छा ये जो पॉइंट आपने लिखा हुआ है, ये जो डब्बा बना के, इसके नीचे लिखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल थ्री ऑब्जेक्ट्स आर कैलकुलेटेड अबाउट द सेम AOR। उसके नीचे लिखना है MOI ऑफ ऑल थ्री ऑब्जेक्ट्स, थ्री मतलब जो या रिमेनिंग पार्ट है वो भी, रिमेनिंग कॉमा कंप्लीट कॉमा कट, चाहो तो ब्रैकेट में वो भी लिख सकते हो। MOI ऑफ ऑल दी थ्री ऑब्जेक्ट्स ब्रैकेट में रिमेनिंग कॉमा कंप्लीट कॉमा कट ब्रैकेट क्लोज करना, आर कैलकुलेटेड अबाउट द सेम AOR, सब सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होना चाहिए, जिसके अबाउट पूछेंगे ऑब्वियसली वही। चलो मैं पहले क्वेश्चन पे, ये एक डिस्क है, इसका रेडियस है R, इसमें से आपने ये वाला पार्ट काट के निकाल लिया है। ये सेंटर है, कॉमन सेंटर बोल सकते हो, और ये जो पार्ट काट के निकाला इसका रेडियस है R/2। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अरे बाप रे बाप। हाँ, तो AOR सेंटर से पास होना चाहिए डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा AOR होना चाहिए। अच्छा ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसमें मास जो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एरिया, मास प्रोपोर्शनल टू एरिया करके टोटल मास और कट वाले पार्ट का मास निकाल लीजिएगा।
क्वेश्चन मिटा दूं क्या? दोनों में क्या कॉमन है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को आप कह दोगे m, तो ये कितना हो जाएगा? m/4। ये डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mr²/2। ये है आई कंप्लीट। इसमें आई कट वाला पार्ट कैसे निकालेंगे? पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट निकालना। अच्छा, ये डी का वैल्यू कितना होगा? आर होगा। ICM प्लस m कट इंटू डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ICM का फॉर्मूला तो यही होगा mr²/2, लेकिन मास कितना है? r/2 हो जाएगा। सही कह रहे हो। तो इसमें ICM का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? मास कितना है इसका? m/4। रेडियस कितना है? इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, mr²। यहाँ से ये कितना आ जाएगा डायरेक्ट? 32। 4 4 जा 16 और 2 जा 32। तो ये हो जाएगा mr²/32 प्लस कट पार्ट का मास है m/4 और डिस्टेंस कितना है? डी का वैल्यू r/2 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? r²/16। ये टोटल कितना आ रहा है कट पार्ट का? 3mr²/32। तो अब कंप्लीट पार्ट का है, कट पार्ट का है, रिमेनिंग पार्ट का बता दो। कितना फाइनल आंसर? 13mr²/32। ठीक है। ऐसे काट दिया, इस बार कोएक्शियली काट दिया। r/2 रेडियस का डिस्क
और फिर से वही सेंट्रल ए ओ आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसी के अबाउट एम वाई निकालना है। 15 mr² बाय और प्रियनाथ क्या हाल है? इस संडे टेस्ट होने वाला है क्या? अच्छा, क्या किसमें ज्यादा आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं वो वाला, और कोई एग्जांपल देके जो आप समझाते हैं ये वाला, इन सब में ज्यादा। ठीक है। जो हमको दिया है ना वो सब ऑटोमेटिकली पोस्ट हो रहा है, उसके बाद अभी है नहीं तो बोल रहा है या सब तो हो गया वीडियो, और फिर कंटिन्यू रखने के लिए चाहिए। ये m और m/4 तो अभी भी आएगा, कंप्लीट पार्ट भी mr²/2 ही होगा, कट पार्ट में थोड़ा सा इस बार क्या पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा? नहीं, वो सेंट्रल ए ओ आर ही है, mr²/2 ही लगाएंगे। यहाँ चेंज आएगा। ये है वो कटा हुआ डिस्क। इसका मास कितना है कटे हुए पार्ट का? m/4, और रेडियस कितना है? r/2। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कट पार्ट, ये कितना हो जाएगा? फॉर्मूला तो यही है, mr²/2। इस बार कितना आएगा? इतना आया क्या? ठीक है।
एक सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस r है, उसमें से एक r/2 का कैविटी काट दिया ऐसा एक साइड से, h से सेंटर तक का। पूछा है बचे हुए पार्ट का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट MOI कितना। इस बार वो कैविटी का निकालने के लिए फिर से पैरेलल एक्सिस लगाएंगे आप। mr²/4 कुछ अपन ओपन नहीं आ रहा है। mr², अच्छा /4, जरा कंफर्म करे कोई और। इस बार मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम करेंगे आप। वही मुझे भी लग रहा है, एक बार कैलकुलेशन चेक करें। ऐसा 30 बार आंसर आ रहा है, पता मुझे भी नहीं, मैंने अपने मन से ऐसा दिमाग में आया तो मैंने दिया है। देखते हैं। इस बार मास प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट अब 3 डायमेंशनल है। वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट पार्ट, कंप्लीट का रेडियस r है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r³। वॉल्यूम ऑफ कैविटी ये हो जाएगा 4/3 पाई, और कैविटी का रेडियस r/2 का क्यूब करेंगे। तो अगर 4/3 पाई r³ को हम बोलेंगे m, ये कितना आया होगा m/8। सॉलिड स्फीयर का ये कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल AOR के अबाउट आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 2/mr²। AOR यही है, और इस बार जो आपने काट के निकाला है वो ये है कैविटी। इसका मास कितना है m/8, और रेडियस है r/2। ये हो जाएगा इसका ICM।
और ये डिस्टेंस कितना होगा, d इज इक्वल टू r/2। तो कट पार्ट में आप यूज करेंगे ICM प्लस m कट इंटू d²। ICM का फॉर्मूला स्फीयर का कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट, सॉलिड ही है 2/5 ही होगा, तो 2/5 मास है m/8, रेडियस है r/2 का स्क्वायर, प्लस कट पार्ट का मास है m/8 इंटू डी का वैल्यू है r/2, उसका करेंगे स्क्वायर। ये कितना आ रहा है कट पार्ट का फाइनल आंसर, फाइनल आंसर ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसी में कैविटी को ऐसे शिफ्ट कर लो, ऐसे, क्वेश्चन समझ आ रहा है, इस बार ऐसे काट दिया आपने, - 31। इस बार आपको क्या पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा, नहीं वो सेंट्रल AOR ही है। कर लोगे 1 मिनट में अब एग्जाम में, यही सब पूछते हैं घुमा फिरा के। अच्छा, डिस्क में से मान लो ऐसा पूछ दिया कि ये सेंटर से एक ऐसा काटा दूसरा ऐसा काटा, फिर कैसे करेंगे, ऐसा आंख बना दिया तो दोनों आइडेंटिकल है, डिस्क है और यहीं पे सेंटर है और यही AOR है, तो दोनों आंखें सिमिलर होंगी। एक आंख का पहले मास प्रोपोर्शनल टू क्या करेंगे आप, एरिया, टोटल मास निकाल लोगे, एक कटे हुए पार्ट का मास निकालोगे तो दोनों का निकाल लोगे, दोनों का मिल जाएगा। सेंट्रल AOR के अबाउट ये जो आंख जैसा दिख रहा है इसका कैलकुलेशन कैसा करोगे, ऐसा दिखाई देगा, ये होगा पहला डिस्क, ये होगा दूसरा डिस्क और ये होगा आपका AOR। तो दोनों के लिए आपको पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, डिस्टेंस अलग अलग होगा, पर उसमें नहीं जा रहा हूँ अभी, उतना नहीं पूछता, इतने के अंदर ही रहेंगे वो लोग, इतना ही, इतने में ही मजा आता है उन लोग को, सॉल्व भी कर ही देते। क्या कटे हुए मास पे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, कंप्लीट का अभी भी कितना आएगा 2/5 mr²। इस बार अब हम कैविटी को भी अंदर थोड़ा शिफ्ट विफ्ट करवाएं, ये डेटा अभी भी सेम ही रहेगा।
ये d/2 की जरूरत नहीं है इस बार। कट पार्ट के लिए इस बार क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला यही यूज होगा 2/5। मास कितना यूज करेंगे? m/8। रेडियस कितना है उसका? r/2। और उसका हमें क्या करना है? स्क्वायर। ये कितना आ रहा है कट पार्ट का इस बार? तो 2/5 mr² माइनस कितना आया? mr²/80। और ये फाइनली कितना आंसर दे रहा है? 31। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, जो हम सिखाना चाहते थे आप सीख गए। अब टॉर्क पे वापस आना है। इनर्शिया कैलकुलेशन में यही सब है, यहाँ पे खत्म होता है इनर्शिया कैलकुलेशन। ये सब उतार भी लिया है, ठीक है। तो टॉर्क का हमने आपको क्या क्या चीजें बता दी थी? टॉर्क का दूसरा नाम क्या बताया था? कुछ लिखना नहीं है आपको, सब लिखा हुआ है आपने। मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? किसी फोर्स का कौन सा इफेक्ट? टर्निंग इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स। टर्निंग इफेक्ट का मतलब यह है कि अगर टॉर्क ज्यादा हुआ तो टर्निंग इफेक्ट भी कैसा होगा? बड़ा होगा। और अगर टॉर्क छोटा है तो टर्निंग इफेक्ट भी कैसा आएगा? छोटा ही रहेगा। यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा। टॉर्क का आपने, अच्छा टॉर्क कैसा क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर था। कैसा वेक्टर था? एक्सियल वेक्टर था। डायरेक्शन कैसे निकालते थे? राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे डायरेक्शन। एसआई यूनिट क्या था? टॉर्क का एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ाया था, टाउ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। आर क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर। क्या इस न्यूटन मीटर को हम जूल बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर को डिनोट नहीं करता है। तो टॉर्क को वेक्टोरियली हम लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ। मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ निकालना हो, क्रॉस प्रोडक्ट खोल के क्या लगाएंगे? आर एफ साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट खुलेगा, साइन थीटा लगेगा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? किनका क्रॉस प्रोडक्ट किया है हमने? आर और एफ। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट याद वाद है कि नहीं? पहले तो राइट हैंड थंब रूल लिख लो। ये नहीं लिखवाया था उस दिन आई थिंक, है ना?
तो उंगलियों को आप पहले आर की तरफ पॉइंट करेंगे, एफ की तरफ घुमाएंगे, थंब आपको दे देगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और उंगलियां अगर ऐसे रोटेट हो रही तो वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताएगा। ये पूरा ही लिख दूं, क्या पता समझ पाओ नहीं समझ पाओ। अरे कुमकुम कैसा हाथ बनाया है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। हम्म? ये ऐसे हाथ बनाना चाह रहा हूँ, ऐसे, ऐसा नहीं कि उसका ऐसा है, दे दे, वो नहीं हो रहा है। ये ऐसे ऐसे है। वो आर एच टैटू है क्या? राइट हैंड है। कहीं ये गजनी का हाथ तो नहीं? भाई ने याद रखने की ये राइट हैंड है। सब लिख लिए, बन गया। नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिखना है आपने। रोहित लिख लिए? नोट में पहला पॉइंट लिखना है, बाय कन्वेंशन। नोट में पहला पॉइंट है बाय कन्वेंशन टॉर्क्स प्रोड्यूसिंग, बाय कन्वेंशन टॉर्क्स प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, torques producing anti-clockwise rotation are taken as positive. Torques producing anti-clockwise rotation are taken as positive, and that producing clockwise rotations, and that producing clockwise rotations are taken as negative. नोट में एक पॉइंट और लिख लो। नोट में सेकंड पॉइंट है, इफ, सेकंड पॉइंट है नोट में, इफ r vector is parallel to f vector, द की जगह पे एनी लगाओ, मैं सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ।
अगर फोर्स किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो वो उस पॉइंट के अबाउट रोटेशन नहीं प्रोड्यूस करेगा। सेंस ऑफ रोटेशन से हमारा मतलब है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये 6 क्वेश्चंस है। टॉर्क का डायरेक्शन और कैसा रोटेशन होगा। टॉर्क का ही डायरेक्शन बता दो, सेंस ऑफ रोटेशन जैसे उंगलियां घूमेंगी वही हो जाएगा। हर का सेंस ऑफ रोटेशन शायद आप नहीं बता पाओ बोर्ड के प्लेन में। तो जो आपने राइट हैंड रूल में लिखा है वो यूज करना है। देखो कैसे, पहले तो राइट हैंड यूज करना है या लेफ्ट हैंड, कि मेरा हाथ है तो मैं जैसे मर्जी वैसे चलाएंगे, ऐसा नहीं। आर की तरफ राइट हैंड की उंगलियां पॉइंट करनी है, एफ की तरफ घुमानी है। एफ ऊपर है या नीचे है? नीचे। तो आप ऐसे लेके ऐसे ऐसे नहीं, थोड़ा सा घुमाना है, डांस स्टेप नहीं बनाना है। आर की तरफ लेके एफ की तरफ घुमाएंगे तो रोटेशन, उंगलियां कैसे घूम रही है, क्या ऐसे? अरे आर की तरफ पॉइंट करा, एफ की तरफ घुमा दिया, तो थंब किधर गया? अंदर की ओर। अंदर की डायरेक्शन को कैसे दिखाते, क्रॉस या डॉट?
तो ये किसकी डायरेक्शन है? टॉर्क की। रोटेशन कैसा, उंगलियां कैसे घूम रही है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे ही चलती है, तो ये हुआ सेंस ऑफ रोटेशन। आ रहा है समझ में? ये जो टॉर्क है इसको पॉजिटिव लिया जाएगा या नेगेटिव लिया जाएगा? नेगेटिव। क्लॉकवाइज रोटेशन वाले टॉर्क कैसे होते हैं? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाले कैसे होंगे? पॉजिटिव। सेकंड वाले में किधर टॉर्क लगेगा? क्यों जीरो? अगर R पैरेलल हो गया F के, क्या R और F दोनों पैरेलल है, क्या कोई रोटेशन कॉज होगा? नहीं। इसमें R के बगल में ऐसा क्रॉस बना है, मतलब R किधर की ओर है? अंदर की ओर। तो आप हाथ ऐसे ऐसे रखेंगे, किधर घुमाना है? F किधर है? तो आप अंदर रख के ऐसा नीचे की तरफ घुमाएंगे। थंब किधर की ओर पॉइंट कर रहा है? लेफ्ट की ओर। तो टॉर्क किधर की ओर लगेगा? लेफ्ट की ओर। और रोटेशन कैसा कॉज होगा? अंदर से आपकी तरफ। आ रहा है समझ में? अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको या तो इधर या इधर खड़ा होना पड़ेगा। अरे श्रेयसी, कैसे? ऐसे पहले आर ढूंढना है। आर अंदर है तो आप हाथ को अंदर की तरफ ले जाएंगी। अब फोर्स नीचे है तो हम नीचे की तरफ घुमा देंगे। आ रहा है समझ में? करो एक बार मेरे साथ, ऐसे आर की तरफ। अब एफ नीचे है, नीचे की तरफ घुमाओ। थंब किधर गया? तो टॉर्क किधर लगेगा? लेफ्ट में। रोटेशन इसमें 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 आपको ऑब्जर्वर या तो राइट में या लेफ्ट में रखना पड़ेगा। ऐसे रोटेशन हो रहा है अंदर से इधर की तरफ, है ना? ऐसे ही उंगलियां घूम रही है। तो अगर मैं यहां से देखूंगा तो मेरे लिए वो क्लॉकवाइज होगा, पर उसी टॉर्क को मैं यहां से देखूंगा तो मेरे लिए वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। प्लेन वाले जो है, बोर्ड के प्लेन वाले जो रोटेशंस हैं, ये क्लॉकवाइज नेगेटिव लिए जाएंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। कैलकुलेशन में आपको यही वाला देंगे, वो बोर्ड की प्लेन वाला ही। ये नेगेटिव क्यों होगा? आ रहा हूं मैं, पहले सारा टॉर्क बता दो फिर मैं आ रहा हूं कि क्यों नेगेटिव लेते हैं। अच्छा, इसमें आर किधर है? पहले आर की तरफ उंगली करनी है या एफ की तरफ? आर की तरफ। आर लेफ्ट में है तो हाथ को लेफ्ट में ले जाएंगे। फोर्स किधर लग रहा है? नीचे है फोर्स, तो आप उंगलियां कहां की तरफ घुमाएंगी? नीचे की ओर। थंब कहां आ रहा है? क्या बाहर की तरफ? तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर, मतलब डॉट या क्रॉस? ये हो जाएगा टॉर्क। और इसमें रोटेशन कैसा आया? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कॉज कर रहा है, तो इसको कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। इस 5 में बताएं, आर के बगल में डॉट है, मतलब ये आर आपकी तरफ आ रहा है और फोर्स कहां है? नीचे। तो आप पहले उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट करेंगे, आपके जैसा होगा तो ऐसे। आ रहा है समझ में? और फोर्स कहां लग रहा है? तो आप घुमाएंगे नीचे। थंब किधर गया? राइट में। तो इसमें राइट की डायरेक्शन में क्या होगा? टॉर्क। क्या हुआ? बोर्ड्स में ऐसा होता था कि ऐसे मैग्नेट वाले क्वेश्चन जब 12th बोर्ड्स में होते थे ना, तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो अगर कॉमर्स या आर्ट्स का इन्विजिलेटर आ गया तो वो थोड़ा साइक हो जाते कि गंदे गंदे इशारे कर किसको रहा है ये, है ना? उनको लगता है कि ये कोड वर्ड में चीटिंग कर रहा है। साइंस वाले समझ जाते हैं, लेकिन नए वाले जो होते हैं आर्ट्स कॉमर्स के, दे डोंट गेट इट। अगर उनका इन्विजिलेशन आर्ट्स और कॉमर्स वाले में लगा है तब तो उनका जीवन चिल है, बट अगर साइंस में लगा तो वो बगल में आके ऐसा खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई, किसको इशारे चल रहे हैं, गंदी बातें करने लगते हो लोग, समझ में? लेकिन आपको करना है ना? कोई भी जज करे, करने दो। इसमें आर कहां की ओर पॉइंट कर रहा है? नीचे। और फोर्स किधर है? अंदर। तो पहले हाथ को अंदर लाएंगे। आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे क्या? ये थग लाइफ हो गया। ऐसे घुमा नहीं सकते, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। श्रेयसी ऐसे 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 नहीं घूम पाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे किया। फिर फोर्स कहां लग रहा है? अंदर। तो आप इसको ऐसे घुमाएंगे। आ रहा है समझ में? हाँ, ऐसे। बहुत बढ़िया। थंब किधर गया?
राइट में, तो टॉर्क कहाँ प्रोड्यूस करेगा ये? आ रहा है समझ में? उतार ले। हाँ, अब आते हैं उस पे, आपने पूछा कि क्यों क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया जाता है, क्यों एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, उसको भी सुन ही लो। रोटेशन के लिए जो कन्वेंशन है, हम ओरिजिन में यहाँ पे कितना लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तो यहाँ कितना हो जाता है, यहाँ पे एंगल किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, पॉजिटिवली, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज वाला कैसा लिया जाएगा, क्योंकि यही टॉर्क तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है तो वो रोटेशन कॉज करने वाला टॉर्क भी कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। आ रहा है समझ में? ये लिख ले तो मैं अगले स्लाइड पे चलूं, जहां पे थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की बात करी जाए। यहां सुनो, वेक्टर्स में हम क्या सीखते थे कि अगर कोई ए वेक्टर है विच इज ए एक्स का आई कैप प्लस ए वाई का जे कैप प्लस ए जेड का के कैप, और कोई बी वेक्टर है, ये है बी एक्स का आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आपको अगर कोई कह रहा है कि सी है ए क्रॉस बी और डी है बी क्रॉस ए, और आपको एक बार सी का वैल्यू निकालना है, एक बार डी का वैल्यू निकालना है, तो हम पहले सी निकालेंगे। कुछ लिखना मत, पहले समझ लो, यहां से कुछ लिखना है भी नहीं, ये मैं वेक्टर्स आपको रिवाइज करवा रहा हूं, पता है, आई डोंट नो आप आपको याद है, भूल गए हो, गॉड नोज। तो फॉर डी इज इक्वल टू, पहले हम मान लो बी क्रॉस ए करते हैं, तो जब हम बी क्रॉस ए करेंगे, हम बी को बोलेंगे ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है। आ रहा है समझ में? जो आगे की तरफ होगा, और ये पीछे वाला हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी सेकेंड वेक्टर। जब हमें बी क्रॉस ए निकालना है तो सबसे पहले हम दो बड़ी डंडियां खींचेंगे और फर्स्ट लाइन में लिखेंगे आई कैप, थोड़ा गैप देके जे कैप और थोड़ा गैप देके के कैप। अब बी क्रॉस ए करना है तो बी के सारे कोएफिशिएंट्स यहां पे लिखे जाएंगे और जो सेकंड वेक्टर है वो नीचे आएगा। अब कोएफिशिएंट से मतलब है आई कैप वाला नंबर बी का आई कैप के नीचे, जे कैप वाला इसके नीचे, के कैप वाला इसके नीचे। बी के कोएफिशिएंट्स है क्या, आई कैप के साथ क्या लगा है, बी एक्स, जे के साथ बी वाई और के साथ बी जेड। तो आई कैप के नीचे बी का कौन सा नंबर लिखा जाएगा, बी एक्स, यहाँ पे लिखा जाएगा बी वाई, यहाँ पे लिखा जाएगा बी जेड, और ए के लिए सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स, ए वाई और ए जेड। अब हमने आपको ये पढ़ाया था कि यहाँ पे तीन ब्रैकेट्स निकलेंगी, एक आई कैप के लिए होगा, दूसरा माइनस जे कैप के लिए होगा और तीसरा के कैप के लिए होगा। और मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या करना था, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट ऐसे माइनस ऐसे करना है। आ रहा है समझ में? अब आई कैप वाला नंबर निकालने के लिए हम लोग ये रो और ये कॉलम को भूल जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन, ये चार नंबर बचे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, बी वाई इंटू ए जेड। बीच में क्या करना है, माइनस, माइनस कर दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी जेड ए वाई या ए वाई बी जेड, जो मर्जी वो लिखो। आया समझ में? फिर माइनस जे कैप ही लिखेंगे। आप जे कैप लिखोगे तो उल्टा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, आप माइनस जे कैप ही लिख के चले ताकि सेम ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन का रह जाए। अब जब आप जे कैप के लिए लिखेंगे तो आप इन दोनों को बंद करेंगे, ये गया ये गया। अब ये दो ऐसे मल्टीप्लिकेशन, इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बी एक्स ए जेड, बीच में क्या लगाना है, माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी जेड इंटू ए एक्स। जब के कैप वाले नंबर लिखेंगे तो हम इन दोनों को करेंगे बंद, इनका मल्टीप्लिकेशन ए वाई बी एक्स, बीच में माइनस, इनका मल्टीप्लिकेशन ए एक्स बी वाई। आ रहा है समझ में? आगे सुनो, एग्जाम्पल लिया जाए। अच्छा, ये तो हमने क्या किया था, बी क्रॉस ए क्रॉस बी में क्या चेंज आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और साइन ऑपोजिट हो जाएगा, वो तो है ही। सपोज ये दो नंबर्स है हमारे पास,
हमें निकालना है टॉर्क ही निकालना है सपोज, या सिंपल रखते हैं अभी, क्या ही सिंपल, कुछ लिखना मत अभी भी। तो टॉर्क किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, एफ क्रॉस आर या आर क्रॉस एफ? कौन सा पहला वेक्टर हुआ और कौन सा सेकंड वेक्टर हुआ, एफ। तो टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले दो बटी डंडियां खींचेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। ऊपर में किसके नंबर्स आएंगे, आर के, और नीचे में आर के नंबर्स क्या क्या है, कुछ नहीं दिया है तो जीरो तो नहीं ले लोगे, 1 2 और साइन के साथ -3। एफ के नंबर्स क्या क्या है, -3 2 और -4। तो टॉर्क इज इक्वल टू, सबसे पहले आई कैप वाले ब्रैकेट में क्या क्या आएगा, ये गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -8, बीच में माइनस, इनका -6। आप एक और ब्रैकेट लगा के कर ले ताकि गलत ना हो। फिर क्या लेंगे, प्लस जे माइनस जे, ये गया, इनका मल्टीप्लीकेशन -4 माइनस ऑफ, ठीक लिखा है, के कैप में ये गया, इनका मल्टीप्लीकेशन 2 -6, क्या +6 हो जाएगा वो। अब पहले ब्रैकेट से क्या मिलेगा, -2 आई कैप, यहां से ये -13 आएगा, +13 हो जाएगा वो, और यहां से 6 + 2, साइन एक बार देख लो ठीक तो है, आया समझ में। और कोई पूछ ले टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में -2 का स्क्वायर +13 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर, उतार लें इसको। इसको आप बाईपास भी कर सकते हैं यूजिंग दिस। प्लस कब होता है, जब आप इस ऑर्डर में करेंगे, और माइनस तब हो जाएगा जब आप ऑर्डर उल्टा कर देंगे। आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, के क्रॉस जे -i। आप उसको भी डायरेक्ट लिख के कर सकते हो। तो आपको इस 1i का तीनों के साथ करना पड़ेगा, इस 2j का तीनों के साथ, इस -3k का तीनों के साथ। उसको यूज करके भी आप कर सकते हो, वो लिखने से बच जाओगे। कुछ नहीं समझ आया, ऐसा किया है पहले, नहीं किया, आप यही करें, ऑलवेज वर्क्स। उसमें थोड़ा गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं और कुछ नहीं। प्लस माइनस हो गया तो फिर फालतू परेशान रहेंगे आप। मैं अगला क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ ना, जिनका ये हो गया है वो प्लीज इसको ट्राई करें। अरे
1 to 5। क्या पॉइंट था? -3,3,6। तो टॉर्क अबाउट ओरिजिन पूछा है। देखो ऐसे करना है, किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है पहले वो पॉइंट बनाएंगे। पी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3,3,6। यहां पे कहीं पे ये फोर्स लग रहा है एफ। ओरिजिन के अबाउट निकालना है तो आप ओरिजिन से एक वेक्टर लेके इसको ज्वाइन करेंगे, ये हो जाएगा आर वेक्टर। अब आर वेक्टर दो पॉइंट्स के बीच में कैसे निकालते थे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है इसमें? तो यही आ जाएगा। आर कितना हो जाएगा? -3 के साथ आई कैप, +3 के साथ जे कैप, +6 के साथ के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप कर लो। और पहले क्या लिखेंगे? आर के नंबर्स, उसके बाद एफ के। आर के क्या क्या आ जाएंगे? -3, 3 और 6। और फोर्स के क्या क्या है? 1 2 5। कितना आया इसका वेक्टर फॉर्म में? 3 आई कैप प्लस 21 जे कैप -9 के कैप। आई कैप के ब्रैकेट में क्या क्या आएगा? 15 -12, माइनस जे कैप वाले में -15 -6, प्लस के कैप वाले में क्या आएगा? -6 -3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 आई कैप प्लस 21 जे कैप -9 के कैप। कितने बजे से शुरू हुआ है क्लास? तो अभी 11 भी तो नहीं बजा। अच्छा, आप लोग ऐसा मैथमेटिक्स लगा रहे हो कि 3 घंटे का क्लास है तो 1.5 घंटे पे ब्रेक, और 4 घंटे का है तो 2 घंटे पे ब्रेक। दे रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन कर लो फिर मैं ब्रेक दे देता हूँ। आप लोग बताओ, आप लोग आओगे तो मैं ले लूंगा, आप लोग नहीं आओगे तो मैं लीव ले लूंगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप क्या चाहते हैं। कस्टमर भगवान है ना, आप लोग को ऐसा ऑफेंड विफेंड नहीं कर सकता है मैं। हाँ हाँ, थर्सडे छुट्टी होगा तो इसीलिए थर्सडे नहीं होगा, बट फ्राइडे ले लूंगा मैं क्लास। फ्राइडे तो फ्री हो जाओगे ना, फ्राइडे आ जाना। किस दिन? उस दिन नहीं निकलते घर से। और क्या क्या नहीं करते? खाली निकलने पे ही मनाही है क्या? अरे तो दिन में आना है, रात में थोड़ी बुला रहा हूँ। ये क्या बात है?
कि अमावस्या है। चल रहा है। अच्छा, चांद नहीं दिख रहा है क्या इसीलिए? तभी मैं सुबह निकला तो मैं बोला चांद दिख नहीं रहा यार, बस मेरे दिमाग में आया नहीं कि अमावस्या चल रहा है राजन्या, अदरवाइज आई वुड हैव नोन। मैंने कुछ कहा, आप ही ने बोला कि अमावस्या चल रहा है, तो मैंने बस बोला इसीलिए चांद नहीं दिखा। क्या गलत बोला मैंने? आप ही ने तो बोला चल रहा है। ये क्वेश्चन कर ले, फिर मैं ब्रेक दे देता हूं। तो कल आएंगे आप लोग? सोचो, 12 बजे तक यू गाइस हैव टाइम, है ना? अपना एक यूनियन बनाओ, डिसाइड करो। अब पॉइंट अलग कर दिया जिसके अबाउट टॉर्क पूछा है, बस आर वेक्टर निकालने का तरीका बदल जाएगा, वो भी डायग्राम बना लेंगे तो इजी हो जाएगा। नहीं, खा पी लिया था यार मैंने सुबह ही, नाश्ता वाश्ता मस्त कर लिया था। एक्चुअली सुबह क्लास भी था मेरा कल, क्या करे। व्हाटएवर द कस्टमर वांट्स। कस्टमर ने बोला दिवाली के दिन पढ़ाना है, मैं बोला भाई आएगा, भाई विल बी देयर। कितना है राजन्या? जरा अपने अपने आंसर्स बताएं, क्या क्या आए। -2 i कैप, 2 i कैप +6 j कैप -6 k कैप। कुछ और भी आ रहा है इसके अलावा? अभी तो 2 ही ऑप्शन हुए हैं। हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें से उसमें या उसमें से इसमें एक गलत है। सबसे पहले आपको वो पॉइंट बनाना है जहां पे फोर्स लग रहा है। किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है? -1, 2, इस पे आप एक फोर्स वेक्टर बना दें। यही फोर्स दिया है 6 i कैप +8 j कैप +10 k कैप, और किसके अबाउट पूछा है उसको अलग कहीं बना ले। तो जिसके अबाउट पूछा है वो है क्या? -4, -3, -2। तो अब आर वेक्टर कहां से कहां पॉइंट करेगा? इसके अबाउट आप निकाल रहे हो तो यहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तरफ पॉइंट करेगा। तो अब आर वेक्टर को आप क्या लिखते थे? x फाइनल -x इनिशियल i कैप प्लस y फाइनल -y इनिशियल j कैप प्लस z का फाइनल वैल्यू -z का इनिशियल वैल्यू इनटू k कैप। अब नीचे है आपके पास इनिशियल पॉइंट, यहां पर है आपके पास फाइनल पॉइंट, तो फाइनल का x कोऑर्डिनेट माइनस ये करो, कितना आ जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल -1 माइनस ऑफ -4, 3 i कैप क्या 2 माइनस ऑफ -3, 5 j कैप 4 माइनस ऑफ -2, 6 k कैप। ये हुआ r, दिया हुआ है f। ये लेके किसने सॉल्व किया उसका आंसर ठीक आया होगा। कौन सा? सेकंड।
अंकिता आया क्या सेकंड वाला? ठीक है। ये आर वेक्टर निकालने का तरीका ना भूलें, नीट में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत बार। पॉइंट ऑफ क्वेश्चन इजी करना है तो ओरिजिन के अबाउट पूछ लेंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट करना है तो पॉइंट ऑफ जहां से निकालना है वो अलग कर देंगे, ये वाला पॉइंट तो मैं कर भी देता ही हूं। तो आर वेक्टर मिलते ही अब चीजें आसान हैं। पहले आर फिर एफ, आर का हो जाएगा 3 5 6, फोर्स का नंबर 6 8 10। यहां बताओ जरा ओरल, आई कैप के ब्रैकेट में क्या लिखूं? 50 माइनस 48 माइनस जे कैप में 30 माइनस 36 प्लस के कैप में 24 माइनस 30 क्या? तो आपके पास आंसर आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेगा तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 36 36 72 प्लस 4 रूट 78। ठीक है, अब आप लोग ब्रेक ले लो। हाँ 76 ठीक है।